गुड मॉर्निंग बच्चों आज की क्लास में हम शीत युद्ध का दौर चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे। दायरे शब्द से आप समझते हो, दायरे शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ की सीमा। तो बच्चों शीत युद्ध की क्या सीमा है? क्या ये कोई सजीव वस्तु है जिसको किसी दायरे में बांधा जा सकता है? नहीं। देखो, जब हमने इस पार्ट की शुरुआत करी थी हमने क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा था। सपोज करो क्यूबा मिसाइल संकट पर अगर सोवियत संघ और अमेरिका जो आमने सामने हो जाते तो क्या होता? तृतीय विश्व युद्ध तभी हो जाता। लेकिन फिर भी बहुत सी समस्याएं ऐसी आई हैं कि जब युद्ध जैसी स्थितियां बन गई है या फिर छुटपुट युद्ध हुआ है या भीषण जनहानि भी हुई है, लेकिन फिर भी दोनों ही देश जानते थे कि अगर परमाणु युद्ध हुआ है ना, तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और परमाणु युद्ध हुआ तो विनाश कितना हो सकता है। और दोनों ही देशों को आभास था कि उससे होने वाले नुकसान से उनके खुद के स्वयं के देश पर भी हानि होगी, इसलिए ऐसा युद्ध नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हुआ कि दूसरे देश कुछ ऐसे संघर्ष थे जैसे कि कोरिया संकट, बर्लिन, कांगो, वियतनाम, अफगानिस्तान, ये कुछ समस्याएं ऐसी थी जिन पर ये दोनों देश कितनी ही बार आमने सामने हो गए, लेकिन फिर भी वो युद्ध नहीं हो पाया या किसी दूसरे राष्ट्र के सहयोग से उस युद्ध को रोक दिया गया। जैसे कि कोरिया में भी गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र थे उनके द्वारा इस युद्ध को रोक दिया गया। बच्चों देखो, अगर शीत युद्ध हम समझते हैं कि मनों में चलने वाला युद्ध, अब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे और उस समय मैंने आपको बताया था 9 स्वतंत्र राष्ट्र हुए। हम जिन राष्ट्रों का अध्ययन करेंगे उनमें से कुछ एशिया के हैं, कुछ यूरोप के और कुछ अफ्रीका के हैं। तो इन राष्ट्रों में क्या हुआ, इन राष्ट्रों पर दोनों ही देश अपना अपना प्रभाव जमाना चाहते थे साम दाम दंड भेद की नीतियों से, परंतु ऐसा वो कर नहीं सके। और क्या हुआ, ये शीत युद्ध का दायरा था वो दायरे में ही सिमट के रह गया, युद्ध की परिणति में सामने नहीं आ पाया। इनमें से मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। देखो, जब आपकी जो पुस्तक में नाम दिया हुआ है कोरिया संकट, बर्लिन की दीवार, कांगो समस्या, वियतनाम, अफगानिस्तान के बारे में दिया हुआ है, लेकिन इनके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, तो मैं इस पर थोड़ा बहुत आपको प्रकाश डालती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। देखो, कोरिया संकट क्या था? कोरिया पर पहले किसका अधिकार था? जापान का अधिकार था। 1910 से लेकर 1945 तक किसका अधिकार था बच्चों? जापान का अधिकार था। अब जब जापान का अधिकार था तो हमने पढ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के द्वारा जापान पे क्या हुआ था? बमबारी की गई थी परमाणु हथियारों के द्वारा। हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त को है ना पर बमबारी की गई थी। उससे क्या हुआ? जापान पूरा तहस नहस हो गया। फलस्वरूप कोरिया पर किसका अधिकार नहीं रहा? जापान का कोई अधिकार नहीं रहा। तो अब देखो होना क्या था, जब युद्ध हुआ था तभी अमेरिका, सोवियत संघ वगैरह सभी मित्र राष्ट्रों ने साथ मिलकर संघर्ष किया था, परंतु युद्ध के उपरांत 2 ही महाशक्तियां सामने आई थी, एक तो सोवियत विचारधारा वाली और एक पूंजीवाद विचारधारा। सोवियत विचारधारा वाली सोवियत संघ थी, पूंजीवादी विचारधारा लोकतांत्रिक विचारधारा वाली कौन सी थी? अमेरिका थी। तो अब जब जापान का अधिकार कोरिया पर नहीं रहा तब होना क्या था? कोरिया 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से 2 भागों में विभाजित हो गया? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया सोवियत संघ के हिस्से में आ गई और दक्षिणी कोरिया अमेरिका के हिस्से में आ गई। अब जब उत्तरी कोरिया पे किसका अधिकार हो गया? अमेरिका का। और दक्षिणी कोरिया पे किसका हो गया? अमेरिका का। और उत्तरी कोरिया पर हो गया सोवियत संघ का। तो अब होना क्या था? धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बढ़ी कि दोनों ही देश एक दूसरे के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और जब वो एक दूसरे के प्रभाव, इन लोगों ने तय किया था कि हम मतलब अपने अपने जिसके अधिकार क्षेत्र में हैं उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन दोनों का जब प्रभाव बढ़ रहा था तो वो सहन नहीं कर पाए और उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अब उत्तरी कोरिया का सहयोग कौन कर रहा था? सोवियत संघ। दक्षिणी कोरिया का सहयोग कौन कर रहा था? अमेरिका। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कौन सामने आ गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों आमने सामने आ गए। अब जब दोनों आमने सामने आ गए तो इसका युद्ध होना लाजमी था और युद्ध होना इसमें लाजमी था। एक बात और बताऊं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का जब विभाजन हुआ था तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने 38 डिग्री से जो विभाजन है, जैसे सपोज करो कोरिया है और ये 38 डिग्री पर इन्होंने विभाजन कर लिया था अपना। 38 डिग्री पर जब इन्होंने विभाजन किया था तो उत्तरी कोरिया के जो लोग थे वो दक्षिणी कोरिया में जाके व्यापार कर रहे थे, करा रहे थे, तो इस चीज़ को वो चीज़
सोवियत संघ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आक्रमण किया, दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया। फलस्वरूप दोनों देश आमने सामने आ गए, परंतु बिना किसी निर्णय के युद्ध यही समाप्त हो गया। यानी युद्ध में परिणित नहीं हो पाया, भी थोड़ी बहुत जनहानि हुई। अब है दूसरा है बर्लिन की दीवार। जैसा कि हमने शीत युद्ध के जब कारण पढ़े थे, हमने बर्लिन की नाकाबंदी पढ़ी थी कि सोवियत संघ द्वारा इसकी नाकाबंदी की गई थी। लेकिन अब हम देखेंगे बर्लिन जो है वो क्या था, यूरोप की जर्मनी है उसकी राजधानी है। अब जब जर्मनी, आपको पता है वर्ल्ड वार के पश्चात क्या हुआ था, जर्मनी भी समाप्त हो चुकी थी। तो बर्लिन की दीवार, जैसे सपोज करो ये आपकी जर्मनी है, इसके बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई थी। किसके द्वारा खींच दी गई थी? सोवियत संघ के द्वारा एक दीवार खींच दी गई थी। और इसमें क्या हुआ था, एक साइड हो गया था पूर्वी जर्मनी, यहाँ पे हो गया था पूर्वी जर्मनी और यहाँ पे हो गया था पश्चिमी जर्मनी। तो पूर्वी जर्मनी किसके अधिकार में थी? पूर्वी जर्मनी थी सोवियत संघ के अधिकार में और पश्चिमी जर्मनी थी अमेरिका के अधिकार में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों देशों के प्रभाव बढ़ते चले गए ना। अब जब पश्चिमी जर्मनी थी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण बहुत ज़्यादा मतलब अमेरिका का प्रभाव से बढ़ता चला जा रहा था, जिससे कि सोवियत प्रभाव में इससे कमी आ रही थी। और फलस्वरूप एटलीस्ट लास्ट में जाकर क्या हुआ था, 1989 के आसपास सोवियत संघ की स्थिति बहुत हार्ड हो गई थी, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसकी नीतियाँ बहुत टिपिकल थी और उन नीतियों के कारण जो खुले व्यापार को उसने प्रोत्साहन दिया और पेरेस्ट्रोइका नीति, खुले व्यापार और मुक्त व्यापार को जब उसने प्रोत्साहन दिया, उसके पश्चात उसकी नीति अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही थी, क्योंकि वो अपने आप को उलझा के रख रहा था विश्व में, है ना। तो जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, मतलब खत्म होने के कगार पर था और सोवियत संघ भी समाप्त होने के कगार था, उस समय ये जो बर्लिन की दीवार थी इसको गिरा दिया गया। यानी कि बनी कब? 1961 में, गिराई कब? 1989 में। और इससे क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। जो जर्मनी अलग हो गया था, बर्लिन यानी जर्मनी, क्योंकि जर्मनी की राजधानी थी, जर्मनी जिससे अलग हो गया था उसको पुनः एक कर दिया गया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब कांगो समस्या। कांगो जो है बेटा वो अफ्रीका का एक छोटा सा देश था। मैंने आपको बताया ना, कुछ देश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए थे। उपनिवेशवाद यानी किसी दूसरे राज्य के जो प्रभाव में थे, है ना, जैसे भारत में एक उपनिवेश था अंग्रेजों का। तो ये जो कांगो है वो भी एक उपनिवेश था, दक्षिण अफ्रीका का ही ये एक देश है और काफ़ी बड़ा देश है। ये किससे आज़ाद हुआ था? बेल्जियम से आज़ाद हुआ था। लेकिन बेल्जियम से आज़ाद होने के पश्चात यहाँ पे क्या हुआ, इसमें स्वयं में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का क्या अर्थ होता है? किसी देश के अंदरूनी सीमा के अंदर आंतरिक जो युद्ध होता है ना, राजनीति में उथल पुथल होती है, वो गृह युद्ध। जैसे भारत के अंदर जो आपस में हमारे दो राज्यों में या हमारे सरकारों में कोई गृह युद्ध चलता है या किसी टॉपिक पे मसले में बहस होती है, वो हमारा गृह युद्ध है। और अगर यही युद्ध हमारा पाकिस्तान से होता है तो हमारा बाहरी युद्ध हो जाता है। तो बेल्जियम की आज़ादी के पश्चात ही वहाँ पे गृह युद्ध हो गया था। और उस समस्या को विश्व मतलब सोवियत संघ ने और अमेरिका ने इसमें भी अपना लाभ उठाना चाहा, परंतु ये समस्या भी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रह सकी और विश्व के दूसरे देशों के प्रभाव से, समझाने से इस समस्या का भी समाधान प्राप्त हो गया। वियतनाम बेटा एक ऐसा 1963 से 1976 की घटना है। ये एक तरीके से अमेरिका की गले की हड्डी बन गई थी, क्योंकि वियतनाम पे सोवियत प्रभाव और अमेरिकी प्रभाव दोनों ही अपना अपना पूर्णतः प्रभाव जमाना चाहते थे। वियतनाम पे दोनों ही अपना पूर्णतः प्रभाव जमाना चाहते थे। साम्यवादी वियतनाम ये अमेरिका की गले की हड्डी बन गई, क्योंकि करीब अमेरिका यहाँ पर 14 साल 1963 से 1976 तक बुरी तरह से फंसा रहा। अब जब कोई देश किसी देश में युद्ध में या किसी के दूसरे देश के मामलों में फंस जाता है तो वो स्वयं का विकास नहीं कर पाता। यहाँ पे भी बिल्कुल स्थिति हुई थी। वियतनाम को जो मदद दे रहा था वो सोवियत संघ दे रहा था। वियतनाम में जो वहाँ के जो सैनिक थे वो उनको सोवियत संघ एक पद्धति सिखाई थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, और उसका जो प्रशिक्षण था वो अमेरिका के सैनिकों के पास इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए वियतनाम पर अमेरिका अपना आक्रमण नहीं कर पा रहा था, नहीं संभाल पा रहा था। इसमें भी ये हुआ था, वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया, वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और
उत्तर और दक्षिण में बट गया था। उत्तर में साम्यवादी सरकार थी और दक्षिण में पूंजीवादी सरकार थी। तो जो पूंजीवाद थी वो अमेरिका थी, तो अमेरिका यहाँ पे जब उलझा रहा, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में क्या हुआ, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से उसको सैनिक सुविधाएं देता रहा सोवियत संघ, और यहाँ पर भी अमेरिका सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये युद्ध में परिणत नहीं हुआ। ये बात तो आपको हमेशा याद रखनी है। अब एक हमारे पास आ जाता है टॉपिक अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। बेटा देखो, ये अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है, आपको पता है माउंटेन कंट्री है, और ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसके पास की, ये भी एशिया का ही एक क्षेत्र था। इसके पास इसमें हस्तक्षेप करना क्यों आवश्यक हो गया? इसमें हस्तक्षेप करना इसलिए आवश्यक हो गया, ये सोवियत संघ की एक बहुत बड़ी भूल रही थी कि उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। लेकिन सोवियत संघ की उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, देखो उस टाइम की जो परिस्थितियां थी 1979 के आसपास, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की गतिविधियों में उलझे रहने के कारण बहुत ज़्यादा निम्न हो चुकी थी, और अपनी उसी गतिविधियों को, अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए उसको किस चीज़ की आवश्यकता थी? कुछ ऐसे कार्य की आवश्यकता थी जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचा कर सके। अब उसके लिए उसको सिर्फ एक ही चीज़ नजर आई कि वो अफगानिस्तान के रास्ते से तेल, उसको एक तेल ही नजर आया कि उस तेल के द्वारा वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा बना सकता है। और उसने सोचा कि अफगानिस्तान के रास्ते से मैं क्या करूँगा, तेल प्राप्त कर लूँगा, तेल ले लूँगा। अब 8 साल तक वो यहाँ पर उलझा रहा, लेकिन जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका के लड़ाकू थे, अमेरिका के जो सैनिक थे, अमेरिका का जो सैन्य बल था, वो अफगानिस्तान के लड़ाकुओं को सहयोग प्रदान कर रहे थे। यहाँ तक कि इतना सहयोग प्रदान कर दी कि सोवियत संघ वहाँ पर पूर्ण सक्षम होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहा था। इसमें ना तो तेल मिला और खुद के साल भी चले गए, और खुद की बची कुछ शक्ति थी वो भी समाप्त हो गई। यानी कि अफगानिस्तान में एक तरीके से सोवियत संघ की कमर ही टूट गई, कि 8 साल वो वहाँ अटका रहा। और आपको पता है बाद में जाकर तो सोवियत संघ के टुकड़े हो ही गए थे, 16 गणराज्यों में विभाजित हो गया था। तो ये जो बातें हैं ये आपको दिमाग में रखने की बातें हैं, है ना। तो शीत युद्ध के दायरे से समझ में आया आपको कि ये जो संकट थे बेटा, जैसे ये संकट आए, ये इतने भीषण संकट आए थे कि अगर सोवियत संघ और अमेरिका वास्तविक रूप से युद्ध में उलझ जाते तो तृतीय विश्व युद्ध भी कब का हो गया होता। और ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों देश जानते थे कि दोनों परमाणु लैस हैं, परमाणु लैस से पूर्ण है। अगर परमाणु युद्ध होता तो उसके परिणाम, और दूसरी बात, इनको पता ही नहीं था कि एक दूसरे के पास हथियार करते हैं। न तो सोवियत संघ जानता था कि सामने कितना हथियार है, ना अमेरिका जानता था कि सोवियत संघ के पास कितना हथियार है। प्लस दूसरी बात ये नहीं जानते थे कि विश्व में कोई इनको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जो नव स्वतंत्र देश हुए थे दोनों ही देशों पर निर्भर थे अपने अपने तरीके से। तो अब आखिर ऐसा क्या रहा? तो ये शीत युद्ध एक गर्मा गर्मी के माहौल में भी पूर्णतः परिणित नहीं हुआ युद्धों में, और युद्ध की स्थिति छपी रही। लेकिन जब दोनों देश एक दूसरे को जानते नहीं थे, दोनों देश ये तो जानते थे कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, परंतु उनको पूरा विश्वास नहीं था, पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। इसलिए अब इन दोनों देशों ने क्या सोचा, दोनों देशों के जो लीडर्स थे वो समझदार थे, वो जानते थे कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो विश्व तबाही हो जाएगी और हो सकता है हम भी समाप्त हो जाए। इसीलिए उन्होंने परमाणु जो हथियार थे उन्हों पे, अब उसको खत्म तो वो कर नहीं सकते थे, निर्माण भी वो करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने मिल बैठ के सोचा कि अब कुछ संधियाँ करेंगे। वो जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो उसके खतरों से विश्व को बचाने के लिए उन्होंने कुछ संधियाँ करी। उनमें से 3 प्रमुख संधियाँ प्रमुख है: परमाणु परिशिक्षण संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपण परिसीमन संधि। मतलब परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध, यानी दोनों ही देशों ने ये संधि पर हस्ताक्षर किए कि हम क्या करेंगे, हम परमाणु प्रशिक्षणों पर क्या करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे और इनके प्रशिक्षण नहीं करेंगे। परमाणु अप्रसार संधि यानी जो हमारे हथियार बन गए उनको हम सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास रखेंगे, परंतु इनका प्रसार नहीं करेंगे। और प्रक्षेपण परिसीमन संधि, मतलब इसकी भी एक सीमा इन्होंने निश्चित कर दी। इस प्रकार देखो बच्चों, पूरा विश्व का युद्ध का दायरा आ गया कि आपको दायरे में आपको क्या समझना है कि शीत युद्ध तक पहुंचते पहुंचते युद्ध नहीं हो पाया, शीत युद्ध में नहीं बदल पाया। क्यों?
क्योंकि दोनों ही महाशक्तियों को कहीं न कहीं भय था एक दूसरे के परमाणु हथियारों का, कि उनको आभास नहीं था कि सामने वाले के पास कितनी शक्ति है और अगर युद्ध होगा तो कितना विनाश होगा, इसका उनको कोई आभास नहीं था। अतः यह युद्ध नहीं हो पाया। इसके प्रमुख दायरों में आ जाते हैं, जैसे हमने क्यूबा मिसाइल संकट तो पहले पढ़ा था, उसके बाद कोरिया संकट, बर्लिन दीवार, कांगो समस्या, वियतनाम, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, ये कुछ ऐसे प्रेस क्षेत्र थे जहाँ एक दूसरे के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित हो गए दोनों ही महाशक्तियाँ अपना अपना प्रभाव क्षेत्र जमाने रहते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्थिक, शारीरिक, सैनिक, सारी प्रकार की सुविधाएं इनको प्रोवाइड करा दी, लेकिन फिर भी खुलकर दोनों महाशक्तियां सामने नहीं आ पाई, क्योंकि दोनों इस विनाशक युद्धों से वाकिफ थी, है ना, समझती थी कि अगर ये युद्ध हुए तो कितना विनाश हो सकता है। और इसी में कहीं न कहीं गुटनिरपेक्ष देशों ने भी बहुत अपनी भूमिका निभाई, जैसे कि भारत है, भारत ने कोरिया युद्ध में सोवियत संघ ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी भूमिका निभाई और युद्ध को तृतीय विश्व युद्ध होने से रोके रखा। अब शब्द आ गया गुटनिरपेक्ष, तो ये गुटनिरपेक्ष हम अब अगला जो हमारी क्लास होगी उसमें हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग पढ़कर आया करो, है ना, आप लोग पढ़कर आओगे तो मुझे भी पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही मज़ा आएगा। आज भी इसमें बहुत से कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, उनके आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करना है, प्लस पार्ट की क्वेश्चन आंसर भी आपको अपनी कॉपी में करना अनिवार्य है और आपको करने पड़ेंगे। इसलिए आप लोग अपना होमवर्क अभी से जारी रखिए। दैट्स ऑल बेटा, क्लास ओवर।